एथेनॉल और 80% पेट्रोल यानी E20 फ्यूल। सरकार इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन फ्यूल मिशन की बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन अब यही E20 विपक्ष निशाने पर आ गया है। देश भर से उठ रही आवाज के बाद अब देश का विपक्ष भी कह रहा है कि E20 की वजह से वाहनों की माइलेज कम हो रही है, इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। कई विपक्षी दल सरकार से इस नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी E20 पेट्रोल से गाड़ियों में हो रहे नुकसान पर चिंता जताई है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही समस्या के समाधान के लिए शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक नेशनल टाउन हॉल का ऐलान किया। देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा जनता के सामने। अब मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का भी मामला सॉल्व कर दो। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खराब हो रही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इससे पहले कि ये भी मुद्दा बड़ा बने, आप ही आगे बढ़ के इसको सॉल्व कर दो। इन विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली समेत कई राज्यों में टैक्सी और ट्रांसपोर्ट संगठनों ने भी E20 के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उनका कहना है कि नई ईंधन नीति से ईंधन दक्षता कम हुई है, रख रखाव का खर्च बढ़ा है। दिल्ली में 4 अगस्त को टैक्सी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने संसद मार्च का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने ऐलान किया कि E20 पेट्रोल के खिलाफ टैक्सी चालक संसद का घेराव करेंगे। जिस प्रकार सरकार और उनके मंत्री हमारे पे काफ़ी सालों से अत्याचार कर रहे हैं, खासकर एथनॉल के नाम पे, उसका हम विरोध करने जा रहे हैं। 4 अगस्त को हम संसद का घेराव करेंगे और उसका घेराव का मकसद ये है कि जो लोकसभा के अंदर 543 लोकसभा के सदस्य हैं उनको जगाना है कि वो कुंभकर्ण की नींद सोए में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर सांसद की कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों टैक्सियाँ, लाखों प्राइवेट बाइकें, लाखों प्राइवेट कार होती हैं, जिसका संज्ञान आज तक उन्होंने नहीं लिया। तो हम इसका चेतना जगाना चाहते हैं और सरकार से हम मांग करना चाहते हैं घेराव करके कि नितिन गडकरी जी को हटाया जाए, क्योंकि वो एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। हालांकि सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। सरकारी पक्ष का कहना है E20 से विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, गन्ना और मक्का जैसे फसल के किसानों को फायदा होगा। सरकार का दावा है कि E20 भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार के लिए राहत की बात है कि E20 पेट्रोल को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय किसान संघ सरकार के समर्थन में उतर आया है। पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाए जाने को लेकर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने कहा, इससे देश को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये देश हित में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को फायदा होगा। साई रेड्डी ने E20 को लेकर हो रहे विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा, कुछ लोग बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं और कुछ विदेशी ताकतें भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है। हम तो वही, मैं किसान संघ भारतीय जनता पार्टी का अंग नहीं है, मगर कोई अच्छा कदम है तो भी एक ही विरोध करना, एक ही तरीका सीख लिया। वो विपक्ष ने भी जो पॉलिटिकल पार्टी में जो है, जो हित के लिए, किसान हित के लिए, देश के अच्छे लिए लागू होने का विरोध मत करे, यही मैं विनम्र प्रार्थना है। सरकार पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन को सुलझाने की दिशा में है। इस बीच E20 का मामला भी सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है। पहले ये आवाज असंगठित थी, जिसे अब राजनीतिक दल संगठित करने का प्रयास कर रही हैं। साफ है E20 पेट्रोल को लेकर अब लड़ाई सिर्फ तकनीकी या पर्यावरण की नहीं, बल्कि राजनीतिक भी हो गई है, जिससे गाड़ियों का माइलेज तो कम हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों का माइलेज बढ़ना तय है। अब देखना है कि सरकार इस विरोध के बीच अपने फैसले पर कायम रहती है या फिर किसी समीक्षा की घोषणा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो हमारे सवाल हैं उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या है E20 पेट्रोल की सच्चाई? ये आज सवालों के घेरे में है। दूसरा प्रश्न है, क्या विपक्ष इस मामले को बड़ा मुद्दा बना पाएगा? तीसरा प्रश्न, क्या E20 से वाहन खराब हो रहे हैं? क्योंकि जो पूरा बवाल और विवाद जो शुरू हुआ था वो इसी नोट पर हुआ था। कई लोगों ने ये तर्क दिया, कई लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। तो सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का।
जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मृगेंद्र चौधरी जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़े हैं। राहुल आर्यन, प्रोफेसर राहुल आर्यन, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज अत्रे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और निरंजन पोद्दार साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहले मृगेंद्र जी आपसे शुरू करता हूं। E20 को लेकर इतनी शिकायतें हैं, उसके बावजूद क्या इस मामले पर आपको लगता है कि सरकार के स्टैंड सही है? क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, वो बड़े सामान्य लोग हैं। हो सकता है आपके आइडियोलॉजी के सिंपैथाइजर हों, आपके वोटर भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। तो नहीं लगता कि इस पर एक बार रीथिंक करना चाहिए? देखिए धर्मराज जी, बात है कि 2-3 समस्या इसमें इन्वॉल्व है। पहली तो एनर्जी सिक्योरिटी है भारत की। दूसरा, हमारा जो आउटपुट है, चाहे गन्ना है, मक्का, जिससे इथेनॉल बनता है, उससे जो है किसानों की इनकम बढ़ती है। अब मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, पिछले 2025 अप्रैल से लेकर जून 2026 तक लगभग 50,000 करोड़ का जो है इथेनॉल खरीदा है सरकार ने। तो उतना आप लगा लीजिए, आपका पैसा बच गया, उससे डॉडा या डबल आप लगाओगे तो बच जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए एनर्जी एफिशिएंसी इथेनॉल की थोड़ी सी कम है, 2 से 3%, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें भी 1 लाख किलोमीटर के ऊपर आपको 3 से 4 हजार जो है खर्चा आपका बढ़ता है। जहां समस्या ये आ रही है कि इथेनॉल जो है वो एक पोलर प्लास्टिक सॉल्वेंट है, यानी कुछ तरह के प्लास्टिक को वो डिसोल्व कर लेता है। इससे क्या होता है कि कई बार जो है कि कुछ प्लास्टिक जो लोअर क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, किसी पुर्जे में अगर वो लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको वो इफेक्ट कर सकता है टाइम के साथ। तो ये एक मेन इश्यू इसमें लगती है। बाकी सारे चार्जेस जो है बेसलेस है। और कहीं ना कहीं ओवर, देखिए सरकार जब कोई फैसला लेती है तो उसको केवल एक तबके के बारे में नहीं सोचता, उसको पूरे देशवासी के बारे में सोचना होता है। ठीक है, वो सरकार जो है पूरा अपना सिस्टम देख के चलती है, यानी एक को देख ले दूसरे को ना देखे। तो क्या होता है कि पब्लिक जो, आप जब एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हो तो उसमें कुछ छोटी मोटी कहीं ना कहीं अगर विपक्ष को इसमें कोई समस्या है तो वो टेक्निकली अपनी रिपोर्ट लेकर आए। अभी सत्र चालू है तो वहां पर डिबेट होनी चाहिए, और अगर लगता है कि भी उनके पॉइंट वैलिड है तो उसमें जरूर जो है सरकार जो है इसमें मॉडिफिकेशन करेगी। क्यों ना करे, विपक्ष का रोल जो है वो अपना अदा करे, पर इनको जो है अपना रोल अदा करना है, क्योंकि अभी वहां पर एक बहुत अहम बिल आने वाला है, फॉरेन जो है कंट्रीब्यूशन का जो रेगुलेशन होने वाला है, जो फंडिंग आती है ना बाहर से, जिससे जो इनकी जो उस बिल को भी रहने दीजिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी मेरे लिए और देश के लोगों के लिए ये बिल है। आपने अपना पॉइंट रखा, मैं अब रुक करता हूं राहुल जी का। राहुल जी, देश, एक कॉमन आदमी क्या सोचता है? क्या एक सामान्य आदमी इस चीज को, राहुल आर्यन जी, देखेगा कि भारत सरकार को कितना कमाई हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है? वो ये देखेगा कि रोज मैं महीने में 5,000 का तेल भराता था, मुझे 6,000 का तेल भराना पड़ रहा है? वो ये याद देखेगा कि एक झटके में मेरी गाड़ी ठीक ठाक थी, खराब हो गई और मुझे एक झटके में 20-25 हजार का फटका पड़ गया? आदमी क्या देखेगा? धर्मराज जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज जो भारत की स्थिति है इथेनॉल को लेकर बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। भारत में लगभग 30 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं जो इथेनॉल की टेक्नोलॉजी के पहले की है। 22 करोड़ के करीब टू व्हीलर है और 8 करोड़ के करीब टू व्हीलर से अधिक वाले गाड़ियां हैं। तो ये 30 करोड़ गाड़ियों के सामने संकट है कि वो इस टेक्नोलॉजी के लिए बनी ही नहीं है जिस ईंधन पे उनको चलाया जा रहा है। तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि जो चीज जिस चीज के लिए बनी ही नहीं है उसके लिए आप फोर्स करें। आपको करना ही है तो आप विकल्प दे सकते थे कि ठीक है, अगर आपकी गाड़ी को सूट कर रहा है, अगर आपको आपका माइलेज नहीं प्रभावित हो रहा, अगर आपके फ्यूल पंप में मॉइस्चर नहीं आ रहे, आपका अगर इंजन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये वाला ले लीजिए। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर प्योर पेट्रोल है या E10 है, E5 है, E7 है, E8 है, वगैरह वगैरह। मुझे याद है 15-17 दिन पहले की बात है, हम लोग डिबेट कर रहे थे और मृगेंद्र जी कहीं पेट्रोल पंप पे थे जहां गाड़ी उनकी चालू नहीं हो पा रही थी। मृगेंद्र जी बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उसका तो क्या कर सकते हैं, लेकिन देश की जनता नहीं भूलती है। और मैंने पॉइंट रखा है इसमें, खास कर भाई पोलर सॉल्वेंट है, बात होनी चाहिए।
मैंने बोला है। ठीक है, मैं आता हूँ, अरे बस उन्होंने पुरानी चीजें याद करा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब, अरे अभी और भी अनुभव आएगा, रुक जाइए अभी आप उसकी गंभीरता को मत लीजिए। मैं बस कह रहा हूँ कि आपकी तरीके से 30 करोड़ लोगों की भी गाड़ियां वहां पहुंच जाए उससे पहले, ये चर्चा का विषय नहीं है। आप प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए आपको। अगर आपको करना था तो उसका सैंपल साइज 10, 20, 50 रखा जा सकता है। 30 करोड़ गाड़ियों का सैंपल साइज में प्रयोग थोड़ी होगा। ये तो आप फिर तानाशाही जैसे रवैया हो गया। तो पहली बात तो कि विकल्प देना चाहिए। दूसरी बात की ये साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है। जो गाड़ियां 2023 की पहले की है और इनफैक्ट 2023 के बाद की भी गाड़ियां, उनका यूजर जो मैनुअल है वो मैनुअल नहीं कहता कि E10 से आप ऊपर जाए। कोई सी गाड़ी में नहीं लिखा कि E20 है। कोई गाड़ी का आप मैनुअल दिखा दीजिए, कोई नहीं कहता कि E20 है। और अगर है तो कोई गाड़ी क्या लिख के देगा कि भाई आपके इंजन पे जो असर पड़ेगा, माइलेज पे जो असर पड़ेगा 2, 3, 4% तो मान लीजिए। मैं कई ऐसे लोगों का अनुभव देख के बता रहा हूँ, 35 से 40% माइलेज गाड़ियों के गिर गए हैं। तो इस कदर से अगर माइलेज गिरेगा, टेक्नोलॉजी गाड़ी की इंजन पे फर्क पड़ेगा, तो ये फैसला ठीक नहीं है। इसको वापस लेना चाहिए। उसके बाद आपको जो चर्चा करनी, पहले फिलहाल तो वापस लेना चाहिए। ठीक है, मैं उस पे आता हूं। अभी तो पहले अभी प्रॉब्लम बात एक और मैं जोड़ दूं। हाँ। धर्मराज जी, जो इथेनॉल वाला ईंधन है ये एनर्जी इफिशिएंट भी नहीं है। अगर आप इथेनॉल से इस्तेमाल करेंगे तो वो 21 मेगा जूल का एनर्जी देता है, जबकि पेट्रोल 34 मेगा जूल का एनर्जी देता है। तो 21 और 34 में बहुत दूर का अंतर है। इसलिए ये तो न साइंटिफिकली पैक्ड है, न ये लॉजिक से है, न ये इंजीनियरिंग के अनुसार है। और चलिए ठीक है भाई साहब, राहुल जी मैं आपके पास आता हूं। अनुज जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर देश में एक बार बात, पैन इंडिया बात होनी चाहिए और हमें उस कंक्लूजन पर उतरना चाहिए कि सही है या गलत है, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि बात होनी चाहिए। हालात ये है कि इस देश में चर्चा ही एक यही है। अब जब से ये छात्रों के आंदोलन से जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद उठा के देखिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया में, मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा, आपकी हिम्मत को बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस विषय को उठाया। वरना सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, चर्चा ही इस बात की हो रही है E20 पेट्रोल से जो देश की जनता को जो नुकसान हो रहा है, जो देश की जनता की गाड़ियों को जिस तरह से जाकर के आप देखिए वर्कशॉप में जाकर के, अब तो सरकार के डंडे की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के डंडे की वजह से जो वाहन निर्मित कंपनियां हैं उनको झूठ बोलना पड़ा। वरना इनके वर्कशॉप में जाइए, नई नई गाड़ियां जो 2 से 3 साल पुरानी गाड़ियां हैं जो इस E20 पेट्रोल के कंपैटिबल नहीं है, उनके जाके देखिए लाखों रुपए के फ्यूल पंप्स उनके खराब हो गए। रबड़ के पार्ट्स, उनके इंजेक्टर्स वगैरह वो इस कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि इथेनॉल में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर होने की वजह से गाड़ियों में के इंजन में खराबी आ रही है। उनकी एवरेज कम से कम 5 से 7% नीचे हो गई है। और यही कारण है क्या है, जो सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आप 15 साल पुरानी गाड़ी को कंडम करने को तैयार हो रहे हैं, जबकि 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि आपने E20 पेट्रोल इथेनॉल उसमें मिक्स करना शुरू कर दिया। और अभी तो खबरें ये आ रही है कि और भी सरकार उसकी मात्रा बढ़ाने जा रही है, तो उसका सीधा असर गाड़ियों के इंजन पर पड़ रहा है। इससे ज्यादा लोगों को जो है पेट्रोल की फायदा नहीं हो रहा है। और अगर यदि फायदा हो रहा है तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ये स्पष्ट करे कि जनता को सीधा क्यों नहीं लाभ दिया जा रहा, क्यों नहीं पेट्रोल के दाम घटाए जा रहे, कि हम अपने एथेनॉल उसमें आप मिक्स कर रहे हैं। एथेनॉल सस्ता होता है पेट्रोल के मुकाबले में, तो क्या उसका लाभ जनता को दिया गया है? आपने तो एक्साइज ड्यूटी बार बार बढ़ा करके पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा देते। पेट्रोल के दाम आपने घटाए क्यों नहीं है? क्यों नहीं? अगर जनता की, उनको जो E20 की वजह से जिनकी गाड़ियों के इंजन में प्रॉब्लम हो रही है, उनको कहीं ना कहीं इस तरह की सब्सिडी दी जाए या उनको कहीं ना कोई कुछ पैकेज दिया जाए, उनकी गाड़ियों को उस कंपैटिबल करने के लिए सरकार कोई नीति लेकर के आए कि ठीक है जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए या तो सरकार को बायो पेट्रोल में जाना चाहिए, दो लगे कि भी ठीक है जो E20 कंपैटिबल गाड़ी है वो ये इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल डलवाएं, जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं वो नॉर्मल पेट्रोल डलवाएं। लेकिन जबरदस्ती आप उनके जनता के सामने कोई विकल्प ना देकर के केवल एक ही पेट्रोल दे दें कि मजबूरी में पब्लिक को डलवाना पड़ेगा, और डलवा रहे हैं तो उनके इंजन के ऊपर असर पड़ रहा है तो उसको रिपेयर कराने में उनकी जेब पे मार पड़ रही है। आप जनता को लाभ तो दे नहीं रहे हैं, लाभ आप कहीं ना कहीं आपकी जेब में जा रहा है, आपकी कंपनीज को जा रहा है या प्राइवेट कंपनीज को जा रहा है, जो आपके बड़े बड़े पूंजीपति मित्र हैं जिनको जो इस धंधे में लिप्त हैं, उनको लाभ हो रहा है।
देश की जनता को इस E20 पेट्रोल से क्या फायदा हो रहा है, सिवाय उनके कि उनकी गाड़ी का खर्च बढ़ गया है, वैलिड पॉइंट। रिपेयर और मेंटेनेंस। ठीक है सर, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि देश की जनता को E20 पॉलिसी से क्या फायदा हो रहा है। निरंजन पोद्दार जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी 5 लोग इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम सब लोग गाड़ियां चलाते हैं। कोई बाइक चलाता होगा, कोई कार चलाता होगा, परिवार में भी गाड़ी चलाने वाले हैं, हर घर में बाइक होगा, हर घर में कार होंगी। प्रश्न ये उठता है कि जिस पहलू को लेकर आपको क्या नहीं लगता कि भारत सरकार बहुत जल्दी में है? इसमें एक ब्राजील का मॉडल दिया जा रहा। भाई साहब, ब्राजील में 1970 में शुरू हुआ, ब्राजील ने 35-40 साल का टाइम लिया, उसके बाद आज ये स्थिति है कि ब्राजील में 50-60%, 70% जो गाड़ियां हैं वो E20 या उससे ऊपर में वो चल रही हैं। आपने 2017-18 से इस पे काम शुरू किया और पहले E10 किया, और आप 10 साल भी नहीं हुए और आपने E20 ढेल दिया, जबकि उसमें ये भी है कि 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं वो E20 के हिसाब से होंगी। हालांकि उसमें भी जो कार मैन्युफैक्चरर हैं वो ये दावा नहीं कर रहे कि E20 कंपेटेबल ये हैं। ऐसे में क्या देश की गाड़ियों को एक चलता फिरता एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया गया है? देखिए धर्मराज जी, भारत एक जिस तरीके से लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हर चीज एक राजनीति का मुद्दा बनती है, तो इसके अंदर E20 भी अगर इसके अंदर राजनीति का मुद्दा बन जाए तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, जैसे अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा धर्मराज जी, मैं आपको बताऊं भारत के अंदर भी एथेनॉल का जो प्रयोग है वो लगभग समझ लीजिए 2005-2006 से शुरू हो चुका था। पहले E5 चला, उसके बाद में E10 चला और अब E20 के ऊपर आकर के बखेड़ा हो गया। और धर्मराज जी, जितनी मेरी जानकारी है, सरकार ने प्रायोगिक तौर के ऊपर फरवरी 2023 से E20 कुछ शहरों के अंदर कुछ चुनिंदा पेट्रोल पंपों के ऊपर E20 का सरकार ने प्रयोग चालू किया था। और उसके बाद में जितना मैं जानता हूं, शायद हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितनी मैंने जानकारी प्राप्त की है, अप्रैल 2025 के बाद में पूर्ण रूप से भारत के अंदर E20 पेट्रोल हर पेट्रोल पंप के ऊपर कंपलसरी रूप से मिल रहा है। अब जो गाड़ियां पुरानी हैं, जिनको E20 के मुताबिक नहीं बताया जा रहा है धर्मराज जी, वो गाड़ियां लगभग पिछले 1 वर्ष से चल रही है उसी पेट्रोल पे, और 1 वर्ष तक चलो जो भी चल रहा था कोई जानता भी नहीं था कि E20 क्या है, E10 क्या है, इस चीज के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अचानक मई के अंदर जो गडकरी जी हैं उन्होंने एक बयान दिया कि भाई हम E20 से हमने आगे का रास्ता हमने तय कर लिया है और हम E30 की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में हम E85 तक हम जाएंगे, और उसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव वहां पे पेश कर दिया। और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने E85 का प्रस्ताव पेश किया, उसके बाद में अचानक सबकी गाड़ियों के अंदर आग लग गई, सारे के सब इंजन खराब होने लग गए, सारे की सबकी माइलेज घट गई। यहां पे जितने प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज के 4 महीने पहले किसने चर्चा करी थी E20 की? अब कहानी क्या हो रही है धर्मराज जी? कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार उठा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, कोई भी पुरानी गाड़ी है, जो नई गाड़ी होती है वो गारंटी पीरियड में होती है। सीधा कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, सीधा आदमी कंपनी में भेजता है और वो गारंटी और वारंटी के अंदर ठीक होती है। लेकिन जो पुरानी गाड़ी है, 10 साल पुरानी गाड़ी है, 8 साल पुरानी गाड़ी है, 12 साल पुरानी गाड़ी है, वो गारंटी और वारंटी में नहीं होती। वो प्राइवेट मैकेनिक के पास जाती है जो रोड साइड के ऊपर बैठे हुए होते हैं, और उन्होंने इसको इस आपदा को अवसर में बना लिया। वो जाते ही कहते हैं भैया ये E20 की वजह से तुम्हारा ये कार्बोरेटर खराब हो गया, या तुम्हारा इंजन खराब हो गया, या तुम्हारा हेड खराब हो गया, क्योंकि उनको बड़ा बिल बनाना पड़ता है। और मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं धर्मराज जी, मैं लगभग पिछले 1 वर्ष से 2017 मॉडल की गाड़ी चला रहा हूं, और उसके अंदर 1 वर्ष से मुझे कहीं कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जैसे जिस दिन से ये E20 वाला मामला उठा है, उस दिन मेरी गाड़ी के अंदर एक डैशबोर्ड के अंदर एक लाइट दिखाई दी। तो मैंने मिस्त्री के पास खड़ी करी और मिस्त्री को पूछा, मैंने कहा भैया ये लाइट किस बात की आई? कहता जी पेट्रोल आज की तारीख में आपको पता है ना, मिला हुआ पेट्रोल आ रहा है।
वो गन्ने के रस वाला पेट्रोल आ रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो भाई साहब मैंने वहां से गाड़ी घुमाई और वापस अपने घर आ गया। उसके बाद में मैंने सोचा, मैं कहा शायद हो सकता है कि कुछ इसकी प्रतीक्षा करके देखूं। और आप यकीन मानिए उसके बाद में मैंने गाड़ी पे पेचकस भी नहीं लगवाया और आज 2.5 महीने से वही गाड़ी मैं तेल भरवाई जा रहा हूं, मैं गाड़ी चलाई जा रहा हूं। बीच में कभी वो लाइट आ जाती है, बीच में कभी वो लाइट चली जाती है, लेकिन मैं मिस्त्री का शिकार नहीं बना। अब अगर मान लीजिए मैं उस मिस्त्री की बात मान करके वहां पे 10-12 हजार 15 हजार रुपए का उसको बिल पे कर दूंगा तो निश्चित रूप से मैं भी E20 का शिकार हो गया। अब सीधी सी बात है, जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिमे खगेश जल की चिकनाई। यानी कि बिना ज्ञान के अगर आप किसी चीज पे चर्चा करते हैं तो वैसे ही है जैसे आप पानी को बिलो करके उसमें से अगर मक्खन निकालना चाहे तो सेम वही बात है। और जो अभी आप कह रहे थे कि इसके ऊपर देशव्यापी इसके ऊपर चर्चा हो जाए, मेरा यह मानना है देशव्यापी चर्चा ना होकर के जो इसके लिए जो इंजीनियर है, इसके लिए जो स्पेशलिस्ट है, जो ऑटोमोबाइल्स के स्पेशलिस्ट है, उन सबका एक पूरा का पूरा वो सिस्टम बना करके और उनसे इस चीज के बारे में राय ली जाए कि भाई वास्तव में माजरा क्या है। जो लोग कह रहे हैं कि E20 की वजह से गाड़ियों में समस्या आ रही है, वो माजरा सही है या सरकार जो कह रही है वो सही है? धर्मराज जी एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्मराज जी, नितिन गडकरी जी ने ऐसा नहीं अपने घर पे जाकर के और कहीं से गन्ने का एक गिलास जूस ले आए और एक लीटर पेट्रोल ले आए और दोनों को मिला करके और पेट्रोल पंप के अंदर भर दिया है। उन्होंने भी किसी इंजीनियरों को दिखाया होगा, उन्होंने भी स्पेशलिस्टों की सरकार ने भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह ली होगी और उसके बाद में E5 से E10, E10 से E20 और E20 से अगर मान लीजिए E85 तक की सरकार बात कर रही है तो नहीं, एक मिनट सर, इसमें काउंटर है सर। एक नितिन गडकरी और नितिन गडकरी के इर्द गिर्द रहने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर्स हैं, ये अगर इन्होंने इतनी कुछ करिश्माई चीज डिस्कवर कर लिया तो दुनिया के बाकी देश क्यों नहीं कर पाए चीज? वो तो दुनिया के बाकी देश भी कर सकते थे। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए दरअसल क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी, और एक होता है आविष्कार जो आवश्यकता को उत्पन्न करता है। और अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर अगर हम ऊर्जा से अगर हम वो होते, हम स्वावलंबी होते तो नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं धर्मराज जी, आज की तारीख में जो भारत का एक वातावरण बन गया है राजनीतिक दलों का, वो कहता है कि कोई भी नया काम मत कीजिए। जैसे 2014 से पहले देश चल रहा था आप वैसे ही देश चलाते रहिए। आप कोई भी नया कानून पास मत कीजिए, कोई नई पॉलिसी मत लाइए, कोई नई रोड मत बनाइए। अरे भाई साहब, उसको आप क्या कहेंगे जब आदमी ये कहने लग जाए कि गंगा एक्सप्रेस नहीं सर, इसमें सर ठीक है आपने जो बात कही ना, उस देश के अंदर देखिए। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं, राहुल जी कुछ कह रहे थे आप? राहुल जी बोलिए फिर मैं आता हूँ। राहुल जी। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो कह रहे हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहब, ये इसमें बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई टेक्नोलॉजी बैक, हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर नितिन गडकरी जी ने कहीं कोई एक्सपेरिमेंट कराया है तो डेटा तो होगा ना नितिन गडकरी जी के पास। अगर इतने इंजीनियरों की फौज है, नितिन गडकरी का ही मंत्रालय 90 डिग्री वाला फ्लाईओवर बना देता है, वो भी तो इस देश ने देखा है ना। नितिन गडकरी के ही इंजीनियर जो फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे बनाते हैं वो एक बारिश नहीं झेल पाते, वो भी तो इस देश ने देखा है ना। अगर इतने ही डेटा है तो छुपाना क्या है? सांस को आज क्या आप लाइए वो डेटा और दिखाइए। नहीं सर मुद्दा ये है कि ये जो बात नितिन गडकरी कहते हैं वो तो उनके मंत्रालय का ही नहीं है। कई लोगों की शिकायत तो ये भी है कि नितिन गडकरी का विभाग ही नहीं E20 वाला, तो हरदीप पुरी का। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था वो क्यों वकालत कर रहे हैं भाई? मंत्रालय है। लोग तो ये भी कहते हैं, चलते फिरते लोग ये भी कहते हैं कि उनका इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लोग तो ये भी कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे तो मैं बाद में जाऊंगा, बट उससे पहले ये विभाग है हरदीप पुरी का, और जो बातें बहुत छोटी छोटी चीजें कॉमन मैन, मैं बहुत तकनीकी चीजों पे नहीं जाता। सर ने कहा एक व्यक्तिगत अनुभव दिया, सर मैं अपना भी व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। मेरी गाड़ी बहुत पुरानी नहीं है, 2 साल पुरानी गाड़ी है मेरी। मैं भी गाड़ी चलाता हूं। पिछले 2 महीने से जब से बवाल शुरू हुआ, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा बताता हूं, 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाता था, मेरा सप्ताह गुजर जाता था ऑफिस अप डाउन, यही ज्यादातर हम लोग चलते हैं। बट पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि वो सप्ताह नहीं कट रहा, वो कम हुआ है।
एवरेज, वो पहले हम इग्नोर करते थे, समझ नहीं आता था। जब बवाल हुआ तब हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब जब मैं 1.5-2 महीने से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि नहीं भाई, पहले मेरा 200-225 में एक दिन में काम चल जाता था, अब ये 250-300 रुपए, 50-60 रुपए एक्स्ट्रा हर दिन का मेरा बढ़ गया है। ये मैं पिछले 1-1.5 महीने के ऑब्जर्वेशन के आधार पर बता रहा हूं, ये हुआ है यार। ये कई लोगों, ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, सारे लोग जो बाइक से आते हैं, कार से आते हैं, उन लोगों का ऑब्जर्वेशन है। अब हम उस दिन का तो इंतजार नहीं कर सकते ना, जब ऑफिस के लिए निकलूं या कहीं जा रहा हूं, बीच में गाड़ी खड़ी हो जाए तो मैं फिर वो खड़े होकर गालियां दूं, जिसका नितिन गडकरी जिक्र कर रहे थे। आदमी गुस्से में गालियां ही देता है, तो हम उस दिन का इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि मैं परिवार के साथ कहीं जा रहा हूं, फंस जाऊं, फिर मैं कोसूं। उस चीज को तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैं, जैसे आपने कहा, मैं तो उस पॉइंट के भी खिलाफ हूं कि चीन से 5%, 7% एवरेज घटेगा, तो 5% भी एवरेज क्यों घटेगा भाई? आई एम पेइंग फुल 100% के लिए मैं पे कर रहा हूं, मेरा 5 से 7% क्यों कम होगा? हाँ जी निरंजन जी। हाँ देखिए धर्मराज जी, आपकी 2-3 बातों का जवाब मैं इस तरीके से देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई चीज नई चालू होती है, उसकी सहसावस्था में उसमें कुछ समस्याएं आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। जब आपके यहाँ पे भी, आप भी जब अपने घर में कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं तो शुरुआत में आपको उसका यूज टू होने में टाइम लगता है, लेकिन देश के विकास के लिए, देश के किसानों के उत्थान के लिए, और लोग कहते हैं नितिन गडकरी जी अपने यहाँ जो उनके गन्ना मिले हैं उनसे एथेनॉल बेचने के लिए ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। अरे भाई 11 लाख करोड़ लीटर एथेनॉल नितिन गडकरी जी उत्पादन कर लेंगे क्या? और अगर नितिन गडकरी जी के यहाँ 11 लाख करोड़ उत्पादन हो जाए एथेनॉल का, तो आप ये समझ लीजिए वो तो फिर विश्व के सबसे बड़े धनी आदमी हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है धर्मराज जी, मेरा एक ही मानना, हाँ यहाँ पे मैं सरकार की एक अयोग्यता, एक नाकामी मानता हूं, और वो ये है कि हर चीज सरकार के मंत्री करते हैं। भाई जिस तरीके से अभी चर्चा चल रही है इसी एथेनॉल के ऊपर, सरकार ने जिन विशेषज्ञों का सहयोग लिया, जिन विशेषज्ञों से सलाह मशविरा किया, जिन विशेषज्ञों के द्वारा ये चीज एप्लीकेबल की गई, जैसे कोरोना की वैक्सीन निकाली थी, आईसीएमआर को फ्रंट पे लेके आकर के और उनसे जवाब दिलवाया गया था, उसी तरीके से उन विशेषज्ञों से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करवा रही सरकार? नितिन गडकरी जी क्यों स्पेशलिस्ट बन रहे हैं इसके अंदर? तो ये निश्चित रूप से सरकार का जो प्रचार तंत्र है वो जरूर कहीं ना कहीं, मैं ये देख रहा हूं कि हर चीज के अंदर या तो प्रधानमंत्री जी को समझाने के लिए आना पड़ता है या फिर किसी मंत्री को इस्तीफा देके निकलना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर कम्युनिकेशन गैप की कमी तो मैं मानता हूं, लेकिन मेरा क्या मानना है धर्मराज जी, हमारे यहां जब परमाणु रिएक्टर स्टेब्लिश होते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है। जब कोई नहीं, ठीक है सर आप ठीक है सर कैसे बढ़ेगा? आपकी बात समझ गया अनुज जी, ठीक है सर अमूमन जब कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उस एक होता है कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, छोटे से पॉकेट में होता है वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, जिसका जो पर्टिकुलर जगह पर होता है। ये नहीं कर सकते कि पूरे भारत को हम एक एक्सपेरिमेंटल वालों बना दें। आज हर गाड़ी जो है सड़क पर दौड़ रही है वो उसी एक्सपेरिमेंट के जद में है। दिक्कत यह है आप किसी पर्टिकुलर जिले में कर रहे होते, किसी पॉकेट में कर रहे होते, किसी एक पेट्रोल पंप के, पेट्रोल कंपनी के किसी जगह पर कर रहे होते तो शायद बात आती। एक मिनट निरंजन रुक जाइए। धर्मराज जी, फरवरी 2023 से चालू है एक्सपेरिमेंट। आपकी सर एक मिनट में आपने फरवरी 2023 से शुरू किया और 25 में 25 में आपने एक साल में आपने इतने एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया कि आपने पूरे देश में उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अनुज अत्री जी, आपको आवाज आ रही है सर? जी मुझे आवाज आ रही है, थोड़ा सा मैं आवाज का सवाल नहीं सुन पाया, आवाज नहीं आ रही सर। मेरा सवाल ये है कि अमूमन जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है, कोई भी सरकार कुछ करती है तो छोटे छोटे पॉकेट्स पे करती है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कि हमने इसको इस तरीके से शुरू किया, फिर उसके हम ग्रीवांसेस देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से जाता है, इसमें क्या कमियां रहती हैं, फिर हम उसको बड़े पैमाने पर लेकर जाते हैं। आज ये लग रहा है कि देश में जितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं वो सारी गाड़ियां एक्सपेरिमेंट के लिए हैं। सवाल यही तो कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता उठा रही है कि आपने ये सीधा तौर पर E20 पेट्रोल में मिलाना शुरू कर दिया, 40% मिलाना शुरू कर दिया, पेट्रोल की मात्रा 80% कर दी।
कौन सा ऐसा आपने साइंटिफिक उसकी रिसर्च करवाई, कुछ कोई रिपोर्ट होगी, कौन सी गाड़ियों पे आपने करवाया? साफ तौर पर ये जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2023 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो E20 मिश्रित पेट्रोल को जो है नहीं उसको स्वीकार कर पा रही है, उनकी गाड़ियां उसके कंपैटिबल नहीं है, उनके इंजन में दिक्कत आ रही है। 2023 के बाद की गाड़ियां जो है वो निश्चित तौर पे उनको कहीं ना कहीं वो सेफ है, वो E20 पेट्रोल में उनको कोई खतरा नहीं है, वो ठीक चल रही है। लेकिन 2023 से पहले की 15 साल गाड़ी की आपने लाइफ कर रखी है, तो ये 12 साल जो जितनी इस दौरान की जो गाड़ियां हैं वो सब गाड़ियां चाहे टू व्हीलर हो या उसमें फोर व्हीलर का हो, सबको कहीं ना कहीं उसमें नुकसान हो रहा है। एक तो उनके इंजन में नुकसान हो रहा है, एक उनकी एवरेज घट रही है। तो ये क्यों नहीं है कि इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको लाना चाहिए था। और सीधा हमारा ये सुझाव था सरकार को, आप पेट्रोल पंप्स में एक एडिशनल वो लगाते, टैंक लगाते, जिसमें E20 पेट्रोल है कि जो 2023 से बाद की गाड़ियां हैं वो ये E20 पेट्रोल डलवाएं, और जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं जिनको ये गाड़ी इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है नुकसान दे रहा है, वो ये वाला पेट्रोल डलवाएं, प्योर पेट्रोल डलवाएं। ऑप्शन देना चाहिए था, आपने सीधा ला करके थोप दिया, क्योंकि जनता के पास और कोई विकल्प नहीं है। पेट्रोल पंप से जाकर के पेट्रोल लेना है और केवल 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिल रहा है, वही लेना है, उसके खामियाजा उठाना पड़ रहा है जनता को। सरकार की तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सरकार का तो पैसा बच रहा है। आप जो है ये मॉइस्चर वाला जो है इसमें इथेनॉल डाल रहे हैं, पेट्रोल की बचत हो रही है, ठीक है, होनी चाहिए, देश को बचत होनी चाहिए, मानते हैं, सरकार को बचत होनी चाहिए, मानते हैं, लेकिन जनता को नुकसान करके सरकार को बचत की जाए, ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई पॉलिसी का कभी भी किसी ने समर्थन नहीं किया, किसी भी सरकार ने ऐसी पॉलिसी लेकर के नहीं है। ना जाने ये भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या हो गया है कि आप केवल और केवल जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ना, जनता के ऊपर हर चीज का बोझ डाल देना और अपनी जेब भरना, या अपने मित्रों के प्राइवेट प्लेयर्स के जेब भर देना, या अपनी कंपनियों का जेब भरना, ये नीति नहीं है। सरकार का काम होता है कि जनता को लाभ पहुंचाए। यहाँ ये है कि अपनी जेब भरने में लगे हुए, यही कांग्रेस पार्टी इस बात का जो है हमारी आपत्ति है। ठीक है, अनुज जी आता हूं आपके पास। देखिए, अब मैं आता हूं मृगेंद्र जी, आपके पास आता हूं सर, कुछ सवाल हैं। उससे पहले अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रही है, जो दिल्ली में छात्र आंदोलन हुआ था उससे जुड़ी ये अपडेट है। जंतर मंतर में हुए आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। FRS डाटा, फेस रिकॉग्निशन डाटा को लेकर पुलिस ने बताया है कि प्रोटेस्ट के दौरान 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो अपराधी थे वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। इसमें कई अपराधी ऐसे थे जो लूट, हत्या और रेप जैसे मामलों में आरोपी हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास दिल्ली पुलिस की तरफ से FRS कैमरा लगाया गया था, फेस रिकॉग्निशन कैमरा। उन कैमरे से जो फुटेज आए हैं उनमें से ये दावा दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य दिल्ली के इलाकों का जिक्र किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया कि FRS कैमरों के जरिए जो पहचान की गई है, तो प्रोटेस्ट के दौरान 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं, मृगेंद्र जी के पास चलता हूं। मृगेंद्र चौधरी जी, मसला ये नहीं है कि देखिए, इसमें सब लोगों ने कहा कि पेट्रोल में अगर ईंधन E20 मिलाया जा रहा है, उससे देश का जो आयात शुल्क है, जो आयात हम करते हैं, उसमें कमी आती है, अच्छी बात है। लेकिन एक कॉमन आदमी को अगर परेशानी हो रही है, एक कॉमन आदमी अगर परेशानियों में घिर रहा है, बार बार सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने 1-1.5 साल में क्या ऐसा रिसर्च कर लिया, तो उस रिसर्च का डाटा भी आना चाहिए, आपको बताना चाहिए ये रिसर्च हमने किया, इतनी गाड़ियों पर रिसर्च किया, इसका ये हमें इसका पॉजिटिव पॉइंट नजर आया, जिसके बाद हमने इसको देश भर में इंप्लीमेंट कर दिया। वो सारी चीजें कहीं नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान भी जब पूछा जाता है तो उसमें भी जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं वो गोल गोल बातें ही करते हैं, कोई सीधी स्पष्ट बातें नहीं कही जाती है। इससे लोगों का शक और गहराता है। जी, धर्मराज जी, इसमें बात ऐसी है कि भाई पोलर सॉल्वेंट तो है ही है, मैंने बोला है प्लास्टिक सॉल्युबल होता कर लेता है इथेनॉल, अगर मान लो प्योर है। बाकी तो मिक्स्ड फॉर्म में थोड़ी बहुत वीर एंड टीयर करेगा, इससे गाड़ी के पंप में थोड़ा बहुत मुझे लगता है दिक्कत आ सकती है, तो उसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, कोई एडिटिव ऐड हो जाए। रही बात, देखिए ऐसा है, एक तो पेट्रोलियम जो है वो भारत में नहीं है हमारे पास, हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। और जो सिचुएशन अभी हुई थी ईरान वाली, 1 मिनट के आप ये मान लीजिए कि तेल बिल्कुल ही आना बंद हो गया वहां से, तो
तो यहाँ पर 70 से लगभग 70 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व रहता है, तो एकदम से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है कि भाई हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। देखिए हमारे पास इतना जो हाइड्रो पावर का भी जो है पोटेंशियल नहीं है इंडिया में। दूसरी बात कही जिससे हम बिजली बहुत ज्यादा बना लें, सोलर का हो सकता है। दूसरी बात क्या करूं, जब तक हम हाइड्रोजन से जो है चलने वाले जो है इंजन डेवलप कर ले, कुछ अभी एक दो ट्रेन चली भी है, तब तक अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तब तक तो हमें कुछ जो है रिलायबल सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। देखिए दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पिछले साल का हमारा इम्पोर्ट मिल रहा है लगभग 68 लाख करोड़ का रहा है, उसमें से 15 लाख करोड़ का हमने तेल खरीदा है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्ट बिल है। कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता के टैक्स से ही वहां पे पेमेंट करती है, और वो फिर सरकार कहीं ना कहीं टैक्स को बढ़ाती है, जो मर्जी करती है, तो जनता की जेब पे ही वजन आता है। तो सरकार ऐसी नीति लेके आती है कि जिससे अल्टरनेटिवली पैसा बचे और चीजों में, एजुकेशन पे या मतलब कैपिटल जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसके ऊपर, ठीक है, बिजली की इत्यादि के ऊपर जो है पैसा लगता है। तो कहीं ना सरकार का मेन मुद्दा होता है कि वो बजट को बचाए भी, ताकि उसको अच्छे से जो है डाइवर्सिफाई कर सके। तो मैं मानता हूं कि भाई कोई चीज, देखिए अगर आप कह रहे हैं डेमो हुआ है या लैब टेस्ट हुए हैं, आप कितने व्हीकल पे करवा लोगे? अब देखिए 2000 पे करवा लोगे, 4 पे करवा लोगे, 5 पे करवा लोगे, तो अल्टरनेटिवली उसके बाद तो आपको मार्केट में आना ही पड़ेगा ना। जब आप जो लैब टेस्ट करते हो या डेमो टेस्ट लेते हो, वो कुछ संख्या भी होते हैं, 10,000 तक हो जाएगा मैक्सिमम। ये तो है नहीं कि आप 1 करोड़ पे करोगे। तो पब्लिक डोमेन में आपको, मैं मानता हूं कि कुछ समस्या होती है। अगर विपक्ष को लग रहा है तो विपक्ष जो है पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को उठाए और अपने पॉइंट्स रखे। तो कुछ ना कुछ हमारे पास जो है अच्छे इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है, उनको बोला जाएगा देखिए कोई ना कोई जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है, केमिकल फार्मूला जो है उससे संबंधित है, क्योंकि वही भी रटिए करेगा। अगर वो रस्ट बनाता है, जंग बनाता है, या फिर वो प्लास्टिक को डिसॉल्व करता है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ आपने कोई डेटा है, तो आप सरकार के सामने संसद में रखिए, ठीक है, आप डिबेट करिए, तो लेके आइए, इसको चेंज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए विपक्ष का भी उतनी जिम्मेवारी होती है जितनी सरकार की होती है जनता के मुद्दों को लेकर। अगर आपको लगता है कि भाई कोई समस्या है और आपके पास इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं भाई साहब कि इनके पास अल्टरनेटिव क्या है? मान लीजिए अरे नहीं सर मृगेंद्र जी देखिए, ये अल्टरनेटिव वाली बात ही अभी नहीं होनी चाहिए। जैसी बातें आप कह रहे हैं, आज अगर कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, बाइक हो या वो, धर्मराज जी मैं 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा आपको। बोलिए। आपके अल्टरनेटिव वाली बात कैसे नहीं होगी? गाड़ी पेट्रोल की है, पेट्रोल पे चलेगी। इथेनॉल डाल के आप उसको कभी पूरी कर रहे हो, जो आपके वहां पे डेफिशिएंसी आई हुई है, तो आप कहां से डालोगे? बाहर से तो मिल नहीं रहा है पूरे तरीके से भी। सिचुएशन खराब है, आपको पता है। कल को मान लीजिए सिचुएशन और खराब हो जाए और बोले हम तेल ले लेंगे, तो क्या फिर आप पानी डाल के गाड़ी चलाओगे? सर देखिए, तो सरकार इसी चीज के लिए होती है ना। सरकार को हम लोग सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार को ऐसा तो सैल्यूट मारने के लिए तो चुनते नहीं है। इन्हीं इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए तो सरकार होती है। मैं धर्मराज जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको ना मृगेंद्र जी मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। आज आप E20 की बात कर रहे हैं, इससे पहले इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आज मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ज्यादा देश में हो जाने चाहिए थे जितने आज हैं उसके कंपैरेटिवली, लेकिन वो हो क्यों नहीं पाया? क्योंकि जब ये शुरुआत हुआ था, आप ध्यान दीजिए, इतनी शिकायतें आती थी, कंप्लेंट आता था कि कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, कोई सुनने वाला नहीं। और आज भी ये स्थिति है कि इतने दिनों के बाद भी इलेक्ट्रिक गाड़ी वही खरीद रहा है जिसके पास दूसरी गाड़ी है। पहली गाड़ी किसी की इलेक्ट्रिक नहीं होती है, क्योंकि पता है अगर हम फंस गया तो फंस जाऊंगा। पहली गाड़ी किसी की इलेक्ट्रिक नहीं होती है, जिसके पास 2 है, 3 है, 4 है, उसने एक रखा हुआ इलेक्ट्रिक, क्योंकि पता है कि अगर यहां खड़ी हो गई भाई साहब तो फिर मुझे दिन भर लग जाएगा उसको टंगवा के ले जाने में। देखो ऐसा है धर्मराज जी, जो इंजन होता है उसकी पंपिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी, मतलब जिसमें प्रेशर जो बनता है पिस्टन से वो बहुत पावरफुल होता है बजाय कि मोटर के। और मोटर अगर इलेक्ट्रिसिटी से जो है अल्टरनेटिव करंट से तो बहुत पावरफुल होती है, डायरेक्ट मोटर इतनी पावरफुल नहीं होती। दूसरी बात, ईवी के लिए हमारे देश में अभी पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना तो बैटरी बनाने का है, ना भाई चार्जिंग का है, तो उसमें समय लगेगा, इसमें कोई दो राय, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है। ये मत सोच के 150 करोड़ की आबादी हो गई अब तो, ठीक है, अमेरिका की जो 25 मैं इस पे सर ठीक है, मैं समझ गया सर। देखिए दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है सर। देखिए सर एक मिनट, इसको भी करना पड़ेगा। E20 के मामले में हम लोग 5 लोग जो इस वक्त हैं, हम में से कोई भी
बहुत बड़ा इस मामले में नहीं कह सकता कि हम एक्सपर्ट हैं। हम मोटे तौर पे बात कर सकते हैं, हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम एक्सपर्ट हैं, एक एक पार्ट पुर्जा खोल देंगे और फिर खोलने के बाद उसको जोड़ देंगे, ये कोई दावा हमने से नहीं कर सकता। लेकिन और उसमें मुझे लगता है आप चारों में से सबसे ज्यादा मुझे जानकारी है, बट मैं जो कॉमन लोगों के जहन में सवाल हैं उन सवालों का मैं उत्तर भारत सरकार से चाहता हूं। इसमें राहुल जी एक बात बताइए सर, जैसे पेपर लीक के मामले पर हमने देखा कि एक आवाज बनी देश में। मुझे लगता है कि पेपर लीक जितना बड़ा इशू है उससे बड़ा नहीं तो छोटा भी इशू नहीं है ये E20 वाला, क्योंकि इसमें हर आदमी जिसके घर में गाड़ी है, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में भारत की लगभग 50-60% आबादी तो होगी जिनके घर में पेट्रोल बाइक होगी या फिर कार होगा। 60-65% आबादी तो होगी भारत में। तो इतनी बड़ी आबादी है जो एक फैसले से प्रभावित हो रही हैं, तो इसमें जिस तरीके से आवाज उठनी चाहिए वो आवाज उठ नहीं रही, कहां पे कमी रह रही है? देखिए धर्मराज जी, दो कारण है इसके। पहला तो है कि अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि उनकी गाड़ियों में जो खराबी आ रही है उसकी वजह E20 है, क्योंकि सरकार ने इसको चोर दरवाजे से लागू किया। अगर ये इतना ही साइंटिफिकली रैशनली बैक्ड होता धर्मराज जी, तो इसका पूरा प्रचार किया जाता। जैसे पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगाए जाते हैं, आप E20 डलवाइए, उसके नीचे 4 कारण लिखते हैं, इससे आपका माइलेज बढ़ेगा, आपकी इंजन मजबूत होगी, आपके घर का पैसा बचेगा। एग्रेसिवली पुश किया जाता। आपने नोटिस किया होगा कि इसको चोर दरवाजे से पुश किया गया, क्योंकि ना तो साइंटिफिकली बैक ही नहीं था, कोई डेटा ही नहीं थे इस तरीके के। करना था, बस एक जिद थी, करते हैं उसके बाद देखा जाएगा, कर दिया गया। अब लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जो चीजें आ रही है तो इसके कारण आ रही है, तो अब लोगों के अंदर ये चीजें रेजोनेट हो रही है। अब ये मुद्दा धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। आप देखिए कि सोशल मीडिया पे भी बहुत तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक दल भी, आज केजरीवाल जी ने भी शनिवार को टाउन हॉल करने की घोषणा की। वो पहले भी पेट्रोल पंप पे गए, पहले भी अलग अलग जगहों पे गए, मुद्दे को उठा रहे हैं। बीच में पेपर लीक का मुद्दा आ गया तो उसको थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया, लेकिन अभी फिर से एग्रेसिवली आएगा, क्योंकि लोगों के पैकेट से जुड़ा हुआ विषय है। E20 को लेकर सब लोग सहमत है कि माइलेज गिर रहा है और ड्रास्टिकली गिर रहा है, काफी हद तक गिर रहा है। सब लोग सहमत है कि इससे इंजन पे, फ्यूल पंप पे नेगेटिव असर पड़ रहा है। सब लोग सहमत है कि 30 करोड़ गाड़ियों का भविष्य खतरे में है, और सब लोग सहमत है कि अगर इससे कोई बेनिफिट है तो पब्लिक को पास नहीं किया गया। अगर सब लोग इस बात में सहमत है तो फिर E20 लाया ही किसके लिए गया है, क्यों लाया गया है? और अगर इसके पीछे कोई तर्क नहीं है तो ये मुद्दा बहुत जबरदस्त बनेगा और सरकार को इसको वापस लेना होगा, उनको विकल्प देना होगा। अगर वो इतने ही रिजिड है तो विकल्प के साथ है। जिसको अगर महंगा खरीदना है, अगर E20 में बेनिफिट है तो 20 रुपए सस्ता होना चाहिए, जिसको डलवाना है वो डलवा लेगा। नहीं बेनिफिट है तो 20 रुपए महंगे वाला पेट्रोल डलवाए। लेकिन अगर आप इसको डिक्टेटर के तरीके से पुश करेंगे तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और देखिएगा बहुत जल्दी बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि सीधे सीधे लोगों के पैकेट से कट रहे हैं पैसे। गाड़ियों का भविष्य खतरे में है, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर खतरा है। किसी को भी अब अपने गाड़ियों के ऊपर भरोसा नहीं रहा है। लोग लंबी दूरी करने से पहले सशंकित है, सोच रहे हैं कि क्या अपनी गाड़ी से इतनी दूर जाना ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारे विषय धीरे 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 एक्यूमुलेट होंगे, और अगर सरकार इस पे रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, अगर सरकार इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो एक बड़ा विषय बनेगा। ठीक है सर, मैं अनुज ये बात बताइए सर, ये मसला अभी तक उस हिसाब से इसको हाइप क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये मसला है तो बड़ा, और देश के, मैंने जो बताया कि जो मेरा अपना आकलन है, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, बट एक आकलन मेरा है कि देश में तकरीबन 60-65% आबादी है जिनके पास अपना मोटर बाइक है या कार है। तो वो लोग इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी जब प्रभावित हो रही है तो उस हिसाब की आवाज भी तो उठनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, लेकिन जब सरकार जनता को भ्रमित करने का प्रयास करे और जनता को स्पष्टता से जो है तथ्य ना पेश करे, तो जनता कहीं ना कहीं इस समय हमारी देश की भ्रमित हो गई। एक तरफ जब शुरू में आवाज उठाई गई, जिस तरह से सोशल मीडिया पे, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी ने आज तक नहीं दिखाया। हालांकि लोकतंत्र में मीडिया का जो चौथा स्तंभ है हमारा, उसकी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है। मैं फिर से आपको पहले भी आपको मैंने बधाई दी कि आपने आज ये विषय उठाया है, लेकिन और कोई कहीं भी किसी चैनल ने इसको नहीं उठाया है। तो जनता को कैसे जनता जागरूक होगी? जनता को महसूस नहीं हो रहा, अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उनकी गाड़ियों में अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों अचानक उनकी माइलेज गिर गई, तो और किस तरह से उनकी लगातार नई नई गाड़ियों में, जो 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी है, उनमें नई नई दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं। लेकिन जैसे ही मालूम चला, वहीं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से भ्रमित करने का प्रयास किया। जगह जगह पेट्रोल पंप से बोर्ड लगा दिए गए कि E20 मिश्रित पेट्रोल से कोई नुकसान नहीं है। जो
मैन्युफैक्चरिंग जो ओनर्स हैं उनकी मीटिंग बुला करके उनसे बयान दिलवा दिया गया कि इसमें हमारी इंजन में कहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये नहीं स्पष्ट किया गया कि जो नई गाड़ियां आ रही हैं उनमें नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां जो 2023 से पहले की 1 अप्रैल 2023 से पहले की गाड़ी है। अनुज जी सर एक सवाल है, जिन कंपनियों ने, हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बड़ा फ्रॉड लगा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना था। मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पार्टी में और जितने विपक्षी पार्टियां हैं, जो संसदीय समिति है ना, उन कंपनियों के ऑनर्स को बुलाए, जो कंपनियों के जो साहब लोग हैं उनको बुलवाइए पार्लियामेंट्री कमेटी में और उनको बोलिए कि तुम अपने मैनुअल बुक में लिख के दो, ये वो तो लिखा पड़ी नहीं है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार कर गए। आज देखिए हम लोग बुलाएंगे तो आएंगे नहीं, और संसदीय समिति बुलाएगी तो दौड़ के जाना पड़ेगा, बाप जाएगा उनका बुलाने से। आपका सुझाव बहुत अच्छा है और बहुत वैलिड है और बहुत इस समय की आवश्यकता भी है, लेकिन क्या मौजूदा हालातों में आप ये संभव समझते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए तैयार होगी? क्योंकि तमाम समितियां, तमाम अरे नहीं समझेगी तो उनका पक्ष भी आएगा सर, उनका पक्ष भी आएगा कि भाई क्यों नहीं बुलवा रहे हो उनको, लिखित में दो, तुम लिखित में क्यों नहीं दे रहे हो? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने तो इसका उठा रही है और हम और अच्छे तरीके से इसको उठाने का प्रयास करेंगे। और आपका सुझाव में बिल्कुल आपका इसमें बहुत अच्छा सुझाव है, देश हित में और जनता के हित में आपने बात उठाई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा है कि किस तरह से तानाशाही तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, विपक्ष को सड़क से लेकर के संसद तक बोलने नहीं दिया जा रहा, और जिस दिन ये आंदोलन, जैसे छात्र आंदोलन के सामने इनको झुकना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, जनता जिस दिन जागरूक हो गई और ये धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उस पर भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है और लोगों को समझ में आ रहा है। अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के ये मालिकों से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी है, लेकिन जो नीचे जो मिस्त्री बैठे हैं वो वास्तविकता जनता को बता रहे हैं, उनको आप किस किस कब रोकेंगे? और ये भी स्वाभाविक है कि एक दिन आने वाला है बहुत जल्द कि इसको लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन हो। चलिए ठीक है सर। पोद्दार साहब, अब मैं आपके पास आता हूं, मैं एक मिनट में जैसे आपने इस मामले में एक तरीके से जो आपका पक्ष था उसका पूरा सम्मान है, बाकी जितने लोगों ने अपने पक्ष का उन सबका सम्मान है। मुझे लगता है कि इस मामले में सीधे सीधे अभी होना यही चाहिए कि जो पेट्रोल कंपनियां थी ना, जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ऑल इज ऑल, भाई साहब सब ठीक है, उनको बुलाए, बोले लिख के दो बाबू, तुम जो तुम बोले हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका तो कोई वैलिड है नहीं, लेकिन अगर तुम लिख के दोगे तो वो वैलिडिटी वाला मसला है। फिर जो हम लोग जैसे लोग जिनकी गाड़ियां अगर खराब हो रही होंगी, वो जब जाएगा तो फिर वहां पर नौचौ नहीं होगा। देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से अब सरकार को कम से कम बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, और वो स्टैंड मेरा मानना ये है कि जो प्रयोग हुए हैं, जो स्पेशलिस्ट, जो वैज्ञानिक, जो भी इसके विशेषज्ञ जिनका सरकार ने सहयोग लिया है, जिनसे सरकार ने सलाह ली है, उनको अब सरकार को आगे लेके आना पड़ेगा। अन्यथा आपको मैं बताऊं, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर एक र्यूमर बहुत बड़ा चलता है, आपको मैं बताऊं धर्मराज जी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिनकी गाड़ी का टायर इसलिए पंचर हो गया क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई थी। अब बताइए उनका क्या करेंगे? उनका तो फिर ये जो जिस तरीके जो नेतागिरी जिस तरीके से बहकाती है वो बहक जाते हैं। और मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूं धर्मराज जी, अप्रैल 2025 से, यानी कि लगभग 1.25 साल पहले सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया और पूरे। लेकिन सर 30 सेकंड आपने कहा ना, अगर 1.25 साल में इतनी उपलब्धि हासिल कर ली तो भारत सरकार को ये तो पूरी दुनिया में बेचना चाहिए, देखो भाई मेरे आईडिया आके खरीदो हमसे। अभी मैं बता रहा हूं आपको, पहले मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं। हाँ जल्दी सर। तो 1.25 साल से सरकार E20 के पेट्रोल सबकी गाड़ियों में डाल रही है, लेकिन प्रॉब्लम कब से आई है? प्रॉब्लम जिस दिन मई 2026 के अंदर नितिन गडकरी जी ने 85% एथेनॉल का जो उपयोग है, जिस दिन उस चीज की चर्चा करी। सर बात वही है ना सर आपकी बात समझ गया, आपके सर समय इतना ही है, मैं आपकी बात समझ गया। मुझे बुखार आ रहा है, मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तब मुझे पता चला कि भाई नहीं, बुखार ये सामान्य बुखार, ये वायरल नहीं है, ये टाइफाइड है। तो जब लोगों को पता चला तब लोग बताएंगे ना कि ये कौन सा बुखार है। धर्मराज जी, इसमें ये चीज समझने वाली बात है कि गाड़ी की जो इंजीनियरिंग ये बात कहती है कि अगर उसके अंदर गलत फ्यूल चला गया तो तीसरे साइकिल के अंदर तीसरी बार जब आप टंकी भराएंगे इंजन सीज हो जाएगा, 1 साल तक नहीं चलेगा। सर मैं कह रहा हूं कि जो बातें आप कह रहे हैं, भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय और ये जो कंपनियां हैं वो लिख के दे दें, लोग मान जाएंगे, क्योंकि जब तक लिखा पढ़ी नहीं होगा तब तक लोग कैसे मानेंगे? फिर तो हवा हवाई बातें होंगी। समय इतनी इजाजत दे रहा था सर, बहुत बहुत